संजीव मिश्रा जी बैठे हैं। धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी बराबर कहते हैं कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अमिताभ जी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी टीम से कहिए कि इस बात को पूरा रिकॉर्ड करें कि 2022 आ गया है, किसान की आय कैसे दोगुनी होगी। क्या 1867 वाला धान जो है हमारा 3700 रुपए कुंटल बिकेगा? अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की बात जिसकी सरकार करती है, अगर उसको लागू कर दिया जाए अमिताभ जी, तो आज भी हमारा 2000 रुपए कुंटल बिकने वाला गेहूं 3000 में बिकेगा। आप ये बताइए, जो कर्ज माफी की बात हो रही है, तो सबसे पहले इस पर विचार होना चाहिए ना कि कर्ज में किसान गया क्यों। किसान जो पैदा कर रहा है वो कर्ज में है, लेकिन जो किसान का प्रोडक्ट बेचता है वो फायदे में है। और इस देश की जीडीपी को जो है किसान ने ही जिंदा रखा, उसको प्लस में रखा। ठीक बात है। लेकिन जिसकी वजह से प्लस में है वो माइनस में क्यों जा रहा है? जी। क्यों हमारे देश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है? अमिताभ जी, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकार इस चीज को देख ले। दिल्ली में जो वादे किए गए थे, जिस पर हम लोग सभी लोग इतने बैठ के चर्चा कर रहे थे कि भाई इतना ठंड है, आंदोलन खत्म कर दो, खत्म कर दो। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 3 काले कानून वापस लेने पर आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन आज तक उस पर कोई बैठक बात नहीं हुई। हम तो सीधा से कहते हैं कि भाई किसान की जो फसल है उसका एमएसपी पर पूरी 100% खरीदारी कर लो। सिर्फ इतना कर ले सरकार कि हमारी फसल को एमएसपी पर 100% खरीदारी करने का अधिकार हमको दे दे कि हम बेच दें, और जो ना खरीदे उसको जेल भेज दे। और हमारा भुगतान, जैसे आज की डेट में जीएसटी का आपने नाम लिया, तो जीएसटी में अगर आप किसी से कोई सामान लेने जाओ तो जब तक पैसा उसके खाते में नहीं आएगा तब तक वो नहीं देगा। तो हम भी अगर मंडी में अपना गेहूं दे दें, किसी व्यापारी को गेहूं दे दें, तो डिजिटल इंडिया के तहत, जिसका जो प्रधानमंत्री जी का बड़ा सपना है, उसके तहत हमको भी 24 घंटे में हमारा पैसा मिल जाए, हम भी अपने दादी की दवा करा ले और बच्चों की फीस जमा कर दें। मोटी बात समझ में आई। एक बात जी। देखो, मैं फिर बता रहा हूं कि ये चुनावी, ये जो खोखले दावे किए जाते हैं बजट में, इसको करने बजट बहुत आता है, लेकिन बजट में कभी ये भी तो पेश करना चाहिए ना कि हमने इस साल का बजट कृषि सेक्टर में इतना दिया, इतना खर्च हुआ, इस मद में इतना खर्च हुआ, इतना पैसा लौट गया। ठीक, उसका भी हिसाब होना चाहिए। ठीक आलोक जी। शिवम श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, महासचिव युवा बेरोजगार मंच। हमने आज 2 ही विषय रखे जिनको मैं कल बजट में ढूंढूंगा, और देश की 70-75% आबादी का भी ताल्लुक उतने से है, बाकी तो फिर अच्छा ही है। इसलिए मैंने शिवम को भी बुलाया, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊं। पहले देश ये समझ ले कि ये 2 वर्ग सेक्टर क्या चाहते हैं। भाई शिवम, कल आप लोग बजट में क्या ढूंढोगे, क्या चाहते हो केंद्र सरकार क्या करे ताकि इस देश में ये संकट समाप्त हो बेरोजगारी का? सर, मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो बजट सर कल देने जा रही है उसमें रोजगार का मुद्दा सर सबसे ऊपर होना चाहिए। सर, सरकार को ये करना चाहिए कि हर वर्ष वो कुछ ऐसा बजट पास करे कि हर विभाग में बड़ी भर्तियां दे सके, ताकि हर विभाग में के लिए एक अलग अलग बजट जा सके, ताकि हम सबको रोजगार मिल सके। सर हम लोग 21 जून से लगातार संघर्ष कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। हम जब बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो वो हमसे ये बोलते हैं कि सरकार ने कोई बजट ही नहीं दिया है, कोई बजट नहीं पास किया है, कुछ नहीं पास किया है। और सर ये सरकार बस हमें बेवकूफ बनाया करती है। सर हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे कि हर वर्ष हर विभाग के लिए सर एक बजट सर पास करे, ताकि सर हम लोगों के लिए ऐसी कोई समस्या ना उत्पन्न हो कि हम लोग सर दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। सर लाखों रुपए तो होता है, हर विभाग का बजट होता है और पास भी होता है, वो तो होता ही होता है शिवम बाबू। जी, अब उससे लेकिन सर हम होती है कि नहीं होती वो अलग का विषय, लेकिन बजट तो होता ही है, बजट तो आता ही है, जाता ही है। अब सर पता नहीं कौन सा बजट ये लोग पास करते हैं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि सर जब हम लोग सर प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के लिए मांग करते हैं, तो सर अधिकारी यही बोलते हैं कि सरकार ने कोई बजट ही नहीं पास किया है। सर हम चाहते हैं कि सर बजट ठीक है शिवम, अगर अधिकारी ऐसा झूठ बोलते हैं, अगर बजट नहीं पास किया तो अधिकारी वहां बैठकर जो चाय बिस्कुट खा रहा है ऑफिस में, वो कहां से आ रहा है? तनख्वाह कहां से जा रही है अधिकारी की? गाड़ी का हम डीजल कहां से पड़ रहा? बजट से पड़ रहा है ना। फीस सर हम लोग झूठ बोलते हैं, मक्कार है सर, जैसे गलत बयानी करते हैं। हर सत्र में सर हम लोग का
एडमिशन होता है सर, हर सत्र में हम लोग सर एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्स में, तो सरकार के पास भी उस फीस का कुछ हिस्सा जाता है। सरकार को करना ये चाहिए कि कम से कम जिस भी कोर्स के लिए बच्चा एडमिशन ले रहा है उसका बजट सर अलग से पास करे, उसके हिसाब से भर्तियों के लिए बारे में सोचे, ताकि जो लड़का जो भी एडमिशन लेके अपना कोर्स कर रहा है उसको निकलने के बाद उसको रोजगार के कुछ रास्ते मिल सके। हम लोग तो सर बस कोई भी कोर्स करते हैं, ठोकरे खाते हैं, लाते खाते हैं सर, सरकार हम लोग के ऊपर लाठियां बरसाती है। हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो ये सर हम लोग को मारते हैं, जेलों में भर देते हैं, गालियां देते हैं, बस यही काम होता है सर हम लोग के साथ। ठीक, बहुत हताश मत होइए। हर दिन नई जंग होती है और हर दिन नई सुबह होती है, हर रात की एक नई सुबह होती है बाबू, इसलिए बहुत हताश मत होइए। मैं ये है कि सरकार को रोजगार के मुद्दे को सबसे ऊपर रखना चाहिए अपने बजट में सर। ठीक ठीक ठीक, केवल लिखने भर से काम नहीं होता। भारत में जितने धर्म ग्रंथ हैं उतने पूरी दुनिया में मिला के नहीं है, क्योंकि ज्यादातर देशों में एक ही प्रमुख धर्म है और उनकी भी बहुत किताबें नहीं। इस्लाम में एक किताब, क्रिश्चियनिटी में एक किताब, आप समझ रहे हैं ना। भारत में कई लाख धर्म ग्रंथ हैं, आरतियां हैं, भजन है, स्तोत्र है, सब लिखे पड़े हैं ना। उसके बावजूद भी सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए कि नहीं। हनुमान चालीसा भी पढ़ ली और दूसरा जो करना वो भी कर लिया। इसलिए केवल लिखने से क्या होगा, ये भी एक बड़ा मसला। खैर, कपिल श्रीवास्तव, संजीव जी आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, सबको सुन लें आप एक बार, ताकि एक व्यू समझ में आए कि देश क्या चाहता है और हमारे राजनीतिक दल क्या चाहते हैं। कपिल श्रीवास्तव, मैं फोकस दो ही पर रखना चाहता, खेती किसानी गांव और रोजगार, नौजवान को रोजगार। मैं मानता हूं ये दो चीजें हम जिस दिन सुधार लेंगे उस दिन देश अपने आप दौड़ने लगेगा, फिर उसको किसी चार्जिंग प्लग में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो नेता कोई रहे, पद पर नहीं रहे, अपने आप ऑटो मोड में देश तरक्की करेगा, बिल्कुल झमाझम। और जब तक ये दो चीजें खराब रहेंगी, जैसे मैंने अभी कहा 60 करोड़ वर्किंग फोर्स होनी चाहिए भारत में, एक स्टडी कहती है 40 करोड़, यानी 20 करोड़ कम, 20 करोड़ लोग और काम करें। और वैसे ही खेती किसानी, बाबा से लेके और नाती तक कर्जे में डूबे हैं। कपिल जी, क्या आप क्या चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे कल बजट में आपकी पार्टी? देखिए, हम लोग सभी के लिए कुछ चाहते हैं जी, कि हमारी सरकार जो है वो सरकार एक पालक के रूप में होती है अपनी पाल्यों के लिए, वो क्या लेकर के आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे किसानों से जो उन्होंने पहले वायदे किए हैं उनको पूरी करने की कोशिश है, और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका C2 लेवल जो है वो लागू कर दें। तो अगर उसके लिए कुछ बजट में इनको कोई इंतज़ाम करना हो तो उसको करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये काफ़ी दिन से ये चीज़ें टंगी हुई है, और अगर ये किसान के लिए लेकर के आते हैं तो किसानों का बहुत कुछ हित हो सकता है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बेरोजगारी पर बात हो रही है, देखिए शिक्षा किस कदर महंगी हुई है, तो एक इसको तो नियमित करना चाहिए, और एक बजट ऐसा भी क्रिएट करना चाहिए कि हमारे वो बच्चे जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं लेकिन वो काबिल हैं और वो उस प्रतियोगिता में शामिल हो, तो ऐसे अंशदान की चीज़ें, उनकी वजीफा की चीज़ों को बढ़ाने का भी इंतज़ाम करना चाहिए। और कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने भी क्षेत्र हैं अपने सरकार के पास, उसमें कम से कम सीटें सरेंडर करें, बजट बढ़ावें लोगों के वेतन के लिए। क्योंकि होता यही है अब कि सरकारी कंपनियां, सरकारी चीज़ें सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट करती चली जा रही है, और वहाँ पे रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। वहाँ एक आदमी के 10 आदमी रिटायर होते हैं तो एक की वैकेंसी आती है, 9 आदमी का काम एक आदमी से लिया जा रहा है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे भी समझ से परे होता है कि कौन से हम अच्छे दिन में चल रहे हैं जो हम स्वतंत्र हुए और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ संविधान लाए, तमाम पब्लिक सेक्टर बनाए, जिसके अंदर पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू होती थी और हमारे सरकारी कर्मचारी भी ज्यादा हुआ करते थे। एक स्टेटस पे उनका कम से कम अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन होता था, और एक बात की सुरक्षा होती थी कि जब माँ भारती की सेवा के उपरांत 30 वर्ष के बाद, 35 वर्ष के बाद सेवा देने के बाद हम रिटायर होंगे तो कम से कम हमारी बुढ़ौती फुटपाथ पर नहीं होगी। तो ऐसे स्थिति में
हमारा वही भारत पहले ज्यादा अच्छा था। आखिर हम क्यों इतनी निकम्मेपन पे आ गए कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट करके अपनी आय दिखानी पड़ रही है और हम अपने पब्लिक सेक्टर को समाप्त करते हुए चले जा रहे हैं और हम हमेशा की तरफ प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहे हैं। तो इनको रोकने की प्रवृत्ति अगर सरकार की होती है, बजट पब्लिक सेक्टर को ज्यादा दिया जाए और हमारे मिडिल वर्ग के लिए कुछ रियायत लेकर के आई जाए, चाहे वो होम अप्लायंसेस हो या उनके घरेलू चीजें हो या इनकम टैक्स हो, तो ये सब भी इनको देखना चाहिए। जी ठीक बात। कपीश जी ने, समाजवादी पार्टी ने पूरी लिस्ट बता दी, बोले ले भैया गले में टांगो, अब कल मिलाएंगे लिस्ट में क्या क्या मिला। संजीव मिश्रा जी, बुनियादी सवाल ये, जो बात शिवम कह रहे हैं ना, यानी जो नौजवान कह रहा और जिसको हम लोग भी कहते हैं, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि भारत में 20 करोड़ लोगों को तत्काल काम देने की जरूरत है, तब भारत ठीक इस पायदान पर खड़ा होगा आर्थिक विकास के। ठीक, तब तक तो कहानी किस्से हैं जो चल रहे हैं। ठीक, अब 20 करोड़ की भर्ती नहीं हो सकती, ये भी सत्य है क्या? 20 करोड़ की भर्ती तो हो नहीं सकती। तब हम क्या करें ऐसा कि हमारे 20 करोड़ की युवा आबादी वर्किंग फोर्स में तब्दील हो पाए? ये बड़ा सवाल है। मान लीजिए पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई, 19 करोड़ क्या करेंगे? 2 करोड़ को मिल गई तो 18 करोड़ क्या करेंगे? देश तब भी नहीं चल सकता जब तक 18 करोड़ आदमी काम पर नहीं आएगा। और दूसरा मसला किसान का, बिना खेती को इंप्रूव किए, कोरोना से पहले भी हम इस बात को कहते थे, कोरोना के 3 साल ले तो इस बात पर डबल मुहर मार दी कि खेती मजबूत नहीं होगी तो भारत का पेट नहीं भर सकता। ये 2 मसले बुनियादी खड़े हुए। संजीव जी, कल बजट इन दोनों बड़े मसलों पर, जिनमें देश की बहुसंख्यक आबादी कवर हो जाती है इन दोनों मसलों से, देश को क्या राहत या मैं कहूं उपहार दे सकता है? क्या लगता है पार्टी को, या क्या देना चाहिए? देखिए अमिताभ जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, आपने 2 विषय रखे आज और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा के लिए बैठाया है। निश्चित रूप से देश की जो भी सरकारें हैं, उन सरकारों को इन 2 विषयों पर जिस तरीके से गंभीरता लानी चाहिए, मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार उसमें बिल्कुल परफेक्ट साबित होगी। जहाँ तक किसानों का सवाल है तो निश्चित रूप से ये तय है कि देश की सरकार किसानों के लिए बड़े बड़े काम कर रही है और बड़े काम किए हैं। जिस तरीके से किसानों की आय दुगनी की बात है, तो निश्चित रूप से ये तीनों जो बिल वापस हुए हैं, ये बिल अगर लागू होते तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि जो बिचौलिए थे उनको मार पड़ती और किसानों के खातों में सीधे पैसा जाता, तो एक नई स्थितियाँ पैदा होती। जहाँ तक किसानों के जो उत्पाद है उसको खरीदने की बात है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने इस विषय में जिस तरीके का काम किया है, अगर मैं सारी बातें बताऊंगा तो बड़ा देर होगी। मैं संक्षिप्त में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि कल जब बजट आ जाएगा तो इस विषय में हम बहुत विस्तृत चर्चा कर सकेंगे कि हमने किस तरीके से किसानों के हित में, किस तरीके से नौजवानों के हित में काम किया है।